Hello everyone and welcome to English Literature Feat India. The novel that we are going to study today is a classic in American literature, very famous, Gone with the Wind by Margaret Mitchell. Also ये जो आप फोटो देख रहे हैं, this is the एग्जैक्ट कवर जो बुक मेरे पास थी उस पे ये एग्जैक्ट सेम कवर था. तो आई जस्ट फील वेरी नॉस्टैल्जिक बिकॉज आई रिमेंबर आई हैड दिस इन माई सेकेंड ईयर इन माई पॉपुलर लिटरेचर फिक्शन वाला पेपर एंड आई हैड नॉट ऑप्टेड फॉर दैट. आई हैड जस्ट अटेंडेड वन क्लास बट देन आई हैड ऑप्टेड फॉर अनदर पेपर. ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू द टेक्स्ट. सो नॉवल सबसे पहली बार पब्लिश हुआ था 1936 में. जो स्टोरी है नॉवल की वो एटलांटा और क्लेटन काउंटी नाम की जगह है, दोनों जगहें हैं जॉर्जिया में, वहां पर सेट है. किस पीरियड के दौरान? ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर एंड द रिकंस्ट्रक्शन एरा. ये दोनों टर्म्स का क्या मतलब होता है, वील कम टू दिस शॉर्टली. ये एक हिस्टोरिकल नॉवल है एंड इट इज अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी. और जो नॉवल का टाइटल है वो लिया गया है एक पोएम जो कि लिखी थी अर्नेस्ट डॉसन ने. These are some important facts जो आपके नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. ओके, सो नाउ वी कम टू अमेरिकन सिविल वॉर. तो अमेरिकन सिविल वॉर क्या था? अमेरिकन सिविल वॉर इसका जो टाइम पीरियड है वो था 1861 से लेके 1865. ये 4 साल तक चली थी अमेरिकन सिविल वॉर. तो यूएस में हुई थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहां पर हुई थी. तो जो पार्टीज थी कौन कौन सी? बिटवीन द यूनियन. तो यूनियन से क्या मतलब है? वो स्टेट्स जो कि फेडरल यूनियन को लॉयल थी और उसको नॉर्थ भी बोलते हैं, द नॉर्थ. एंड इट वाज बिटवीन द यूनियन एंड द कॉन्फेडरेसी. तो कॉन्फेडरेसी के अंदर वो स्टेट्स आती थी जिन्होंने वोट किया था कि वो उस फेडरल यूनियन से फॉर्मली विड्रॉ करना चाहती हैं, सेसीड करना चाहती हैं. और दे वर ऑल्सो रेफर टू एज द साउथ. तो जो सिविल वॉर थी दैट वाज बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ, बिटवीन द यूनियन एंड द कॉन्फेडरेसी स्टेट्स. जो ये वॉर थी उसका जो मेन कॉज था, जो सेंट्रल कॉज था इस वॉर का, वो था स्लेवरी का जो स्टेटस था वो. तो सिविल वॉर के स्टार्ट होने से पहले 1860 में जो 4 मिलियन लोग थे आउट ऑफ द 32 मिलियन अमेरिकन, वो 4 मिलियन लोग जो थे वो थे जो ब्लैक पीपल थे, जो ब्लैक लोग थे जिनको एनस्लेव किया गया था, वो लोग थे. एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दोज 4 मिलियन पीपल, उनमें से ऑलमोस्ट सारे के सारे साउथ में थे. इस सिविल वॉर का रिजल्ट क्या था? जो यूनियन थी उसकी विक्ट्री हुई थी और जो स्लेवरी थी उसको अबॉलिश कर दिया गया था. एंड दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन एरा. एंड नाउ वी कम टू व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन एरा. तो जो रिकंस्ट्रक्शन एरा था वो अमेरिकन हिस्ट्री में एक पीरियड को रेफर करता है जो कि अमेरिकन सिविल वॉर के बाद आया था, लाइक आई जस्ट टोल्ड यू. और वो बहुत इंपॉर्टेंट एरा है इन द हिस्ट्री ऑफ सिविल राइट्स. यूनाइटेड स्टेट्स में जो सिविल राइट्स की जो हिस्ट्री है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. दिस अबॉलिश्ड स्लेवरी. जो स्लेवरी थी वो खत्म हो गई थी, उसको खत्म किया गया था. और इट प्रोक्लेम्ड कि जो न्यूली फ्री हुए स्लेव्स हैं उनको सिटीजन्स प्रोक्लेम किया गया था. एंड दे वर ऑस्टेंसिबली, कहने के लिए मतलब लगता था ऐसा कि उनको वही सिविल राइट्स दिए गए हैं जो कि वाइट्स के पास थे. तो ये जो ब्लैक्स थे, ये जो स्लेव्स थे, दे वर ब्लैक पीपल. ओके, तो इन लोगों को वही सेम सिविल राइट्स दिए गए थे जो कि वाइट्स के पास थे. सी व्हेन आई से ऑस्टेंसिबली, तो कहने का मतलब है कि जैसे होता है ना, जब शुरू में कहने को हाँ पेपर पे सारे अधिकार दे दिए, हक दे दिए, लेकिन वो प्रैक्टिस में आते आते टाइम लगता है, राइट? तो सेम थिंग हैपेंड देयर ऑल्सो. वो वहां पर यस the blacks had the rights ostensibly, कहने के लिए. तो it looked like that they have rights. लेकिन जो slavery था that was abolished. तो वो अब illegal हो गया था. Okay, so now we come to the structure. जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, जो नॉवल है इट्स अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी जिसको बिल्डिंग्स रोमान भी कहते हैं. जो फोकस है स्टोरी के अंदर वो है जो लाइफ है या फिर एक्सपीरियंसेस हैं हमारी प्रोटैगनिस्ट के, जो हमारी मेन कैरेक्टर है स्कारलेट ओहारा, उसके ऊपर फोकस है, उसकी लाइफ और एक्सपीरियंसेस के ऊपर फोकस है जैसे जैसे वो अडोलेसेंस से अडल्टहुड में आती है. और बिल्डिंग्स रोमान क्या होता है? आई ऑल्सो कॉल दिस नॉवल अ बिल्डिंग्स रोमान, राइट? सो बिल्डिंग्स रोमान क्या होता है? वो नॉवल जहां पर जो फोकस होता है वो जो हमारी प्रोटैगनिस्ट होता है या होती है उसकी मॉरल और साइकोलॉजिकल ग्रोथ के ऊपर होता है.
है। सो यहाँ पर इस नॉवल के अंदर भी स्कारलेट ओहारा जो कि हमारी मेन कैरेक्टर है उसी के ग्रोथ के ऊपर फोकस है। और नॉवल के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो इट्स अ लीनियर नैरेटिव, तो वन इवेंट फॉलोज द अनदर। Also coming to the genre, तो जो genre है it comes under the historical romance. Now we talk about the historical context of the novel. तो कुछ terms जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए when you are reading the novel. सबसे पहले उनमें आता है the South. तो I also talked about the South. मैंने बताया था आपको when we were talking about the American Civil War and the Reconstruction era. So साउथ से क्या मतलब है गॉन विद द विंड में? तो साउथ जब भी आता है नॉवल के अंदर द साउथ, तो वो रेफर करता है उन अमेरिकन स्टेट्स को जिन्होंने एक कॉन्फेडरेसी फॉर्म करी थी जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अलग होना चाहते थे बाय गोइंग टू अ वॉर इन 1861। तो जो जॉर्जिया है वेयर ये जो हमारा नॉवल है गॉन विद द विंड, इट इज सेट देयर। सो जॉर्जिया वाज वन ऑफ दीज स्टेट्स ऑफ द साउथ ऑफ द कॉन्फेडरेसी एंड दीज स्टेट्स ऑफ कोर्स एज यू कैन इन्फर जो द साउथ है वो ये वाली जो स्टेट्स थी दे वर लोकेटेड geographically in the southern region of the United States of America. साउथ और द कॉन्फेडरेसी दो वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। सो अगर कहीं नॉवल में आप पढ़ते हैं द कॉन्फेडरेसी, सो दैट ऑल्सो मीन्स द साउथ। तो ये जो साउथ वाला रीजन था यहाँ पर स्लेवरी बहुत प्रोमिनेंट थी और ये जो स्लेव्स थे दे वर यूज्ड इन कल्टिवेटिंग कॉटन। तो और ये जो कॉटन का कल्टिवेशन था वो उस टाइम पर इकोनॉमी का बेस फॉर्म किया करता था। अनदर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट वुड बी स्लेवरी। तो जो ये गॉन विद द विंड है वो उस एरा में सेट है जहां पर स्लेवरी वॉज वेरी वेरी प्रोमिनेंट और बहुत एक्टिव थी उस टाइम पर। एंड लाइक आई सेड जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी ऑफ द सदर्न स्टेट्स वो कॉटन कल्टीवेशन पे बेस्ड थी और उस कॉटन कल्टीवेशन में स्लेवरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती थी बिकॉज स्लेव्स को यूज किया जाता था उस कल्टीवेशन में। तो उस टाइम पर जो ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में रिलेशनशिप था दैट वाज दैट ऑफ अ मास्टर एंड अ स्लेव। अमेरिकन सिविल वॉर क्या था विच आई हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड दैट। सो जो गॉन विद द विंड है वो नरेट करती है ये जो वॉर है उसकी स्टोरी, उसके बारे में फ्रॉम द पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल। जो ये साउथ के जो डिफीटेड लोग थे उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस था ऑफ द कॉन्फेडरेसी के कैसे जो उनकी सिविलाइजेशन थी, जो सदर्न सिविलाइजेशन थी दैट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द वॉर, और कैसे जो उनमें से कुछ लोग थे दे वर स्टिल नॉस्टैल्जिक, दे वर स्टिल हंग अप ऑन द लॉस्ट ओल्ड डेज एंड दे लॉस्ट देमसेल्व्स। एंड कैसे जो काफी सारे सर्वाइवर्स थे दे मेड द बेस्ट आउट ऑफ द सिचुएशन एंड कैसे उन लोगों ने उस चेंज को अडेप्ट किया। सो बिफोर वी बिगिन विद द समरी आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट इस नॉवल के ऊपर बेस्ड एक बहुत फेमस मूवी है 1939 में रिलीज हुई थी। इट्स अ क्लासिक मूवी एंड उसने बहुत सारे ऑस्कर्स भी जीते थे। तो इफ़ यू वांट, आप अगर चाहते हैं नॉवल को और अच्छे तरीके से समझना, बिकॉज मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि जब आप एक उसके ऊपर बेस्ड कुछ मूवी या सीरीज देखते हो तो आपको वो स्टोरी ज़्यादा देर तक रिटेन रहती है, ज़्यादा बेटर समझ में आती है। तो डू गो फॉर दैट। एंड जस्ट वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो जो उस मूवी की हीरोइन है विवियन ले, शी वॉज बॉर्न इन इंडिया। तो उस टाइम पर जो इंडिया था it was colonized by the Britishers, so she was born in India. Before we move forward, just one last thing. I have a lots of favorite quotes from literature and one of my all-time favorite quotes is from this book which is Red Butler, जो कि हमारे इस नॉवल का हीरो है। He says to Scarlett O'Hara, to our heroine, you should be kissed and often and by someone who knows how. This is like one of my all-time favorite quotations from literature. So without further ado, let's just start with the summary now. तो नॉवल की स्टार्टिंग जब होती है तो स्प्रिंग होती है और 1861 उस ईयर में सेट है। स्कारलेट ओहारा एक प्रिटी सुंदर सी साउथ की लड़की होती है जो कि टारा प्लांटेशन का नाम है। बहुत बड़ा प्लांटेशन होता है जॉर्जिया में उनका, वहां रहती होती है। एंड शी इज ओनली कंसर्न विद हर सेल्फ, और जो उसके बहुत सारे सूटर्स हैं शी इज कंसर्न विद देम। पर वो किससे शादी करना चाहती है? एशली विल्क्स। तो उसका बहुत मेजर क्रश होता है
एशली विल्क्स के ऊपर, शी वॉन्ट्स टू मैरी हिम। अब एक दिन उसे पता चलता है कि जो एशली है ही इज एंगेज टू मेलेनी हैमिल्टन। मेलेनी हैमिल्टन जो है वो एशली की कजन होती है अटलांटा से। तो अब अगले दिन विल्क्स की जो प्लांटेशन होती है वहां पर एक बारबेक्यू होता है और वहां पर स्कारलेट अपनी फीलिंग्स एशली को कन्फेस कर देती है। तो जो एशली है वो स्कारलेट को कहता है कि वो उससे प्यार तो करता है लेकिन वो मेलेनी से शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि मेलेनी उससे सिमिलर है, और जो स्कारलेट और वो हैं, एज इन जो स्कारलेट और एशली हैं, वो दोनों बहुत डिफरेंट हैं। तो स्कारलेट एशली को एक थप्पड़ मारती है और वो रूम छोड़कर चली जाती है। अब सडनली स्कारलेट को रियलाइज होता है कि वो अकेली नहीं है। जो रेड बटलर है वो इस पूरे सीन को देख रहा था और वो स्कारलेट को कॉम्प्लीमेंट करता है एज इन सार्काज्म ऑन बीइंग अनलेडी लाइक, कि उसने बहुत लेडी लाइक बिहेव नहीं किया। रेड बटलर कौन है? ही इज वेरी डैशिंग एंड ही इज एन एडवेंचरर, अ स्कैंडलस एडवेंचरर। तो सिविल वॉर शुरू होता है। जो चार्ल्स हैमिल्टन है, मेलेनी का टिमिड सा और डल सा भाई, वो स्कारलेट को प्रपोज करता है। स्कारलेट उससे शादी करने के लिए मान जाती है। क्यों? क्योंकि इस उम्मीद में कि इससे एशली हर्ट होगा। अब 2 महीने के बाद स्कारलेट और चार्ल्स शादी कर लेते हैं। चार्ल्स जो है वो आर्मी ज्वाइन करता है एंड ही डाइज ऑफ मीजल्स, और स्कारलेट को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो स्कारलेट एक बेटे को जन्म देती है, उसका नाम होता है वेड। जन्म देने के बाद वो बहुत बोर सी और नाखुश सी, अनहैप्पी हो जाती है वो। तो वो अटलांटा जाती है, मेलेनी और मेलेनी की जो आंट होती है पिटी पैट, उनके साथ रहती है। इट्स अ सिटी लाइफ, और वो जो बिजी सिटी की जो लाइफ है वो स्कारलेट जैसी है, उससे वो उसके टेम्परामेंट के साथ मिलता जुलता वहां पर उसको वो एनवायरनमेंट मिलता है, और उसे वहां पर काफी बार उसका इनकाउंटर रेड से होता है। अब स्कारलेट को गुस्सा आता है रेड के ऊपर, क्योंकि जो रेड है वो बहुत ब्लंट है, लेकिन वो उसको एनकरेज भी करता है कि ये जो सोसाइटी के रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन सबको वो फ्लाउट करे, उन सबको तोड़े। रिस्ट्रिक्टिव्स कैसे? क्योंकि शी हैज बिकम अ विडो। जो स्कारलेट है शी हैज बिकम अ विडो, एंड जो विडोज थी उनको दे हैड टू बी इन दैट मोर्निंग पीरियड, तो इसलिए शी कैन नॉट एंजॉय प्रॉपरली। तो इसलिए वो तो जो रेट है वो उसको एनकरेज करता है टू फ्लाउट दीज रिस्ट्रिक्टिव सोशल रिक्वायरमेंट्स। तो जैसे जैसे वॉर और होती जाती है तो जो खाने की कमी आ जाती है, कपड़ों की कमी आ जाती है अटलांटा के अंदर। स्कारलेट और मेलेनी दोनों को डर लगता है एशली की सेफ्टी को लेके। तो आफ्टर द बैटल ऑफ गेटिसबर्ग जो एशली है उसको पकड़ लेते हैं और उसको प्रिजन भेज देते हैं, और जो यांकीज की आर्मी है दैट बिगिंस टू बियर डाउन ऑन अटलांटा। यांकीज एक ये वर्ड है जो कि आप नॉवल के अंदर एनकाउंटर करेंगे काफी बार। यांकीज से मीनिंग होता है कि कोई भी इनहैबिटेंट जो कि नॉर्दर्न स्टेट्स को बिलोंग करता हो, एंड इट्स ऑफन अ डेरोगेटरी टर्म। ओके, सो लाइक आई वाज सेइंग, जो यांकी आर्मी है वो आने लगती है अटलांटा में। तो जो स्कारलेट है वो वापस अपने घर टारा जाना चाहती है, पर उसने एशली को प्रॉमिस किया होता है कि वो मेलेनी के साथ रहेगी। मेलेनी प्रेग्नेंट है, मेलेनी किसी भी टाइम अब बच्चे को जन्म दे सकती है, शी इज प्रेग्नेंट, और उसने एशली को प्रॉमिस किया था दैट शी विल स्टे बाय मेलेनीज साइड। अब जिस रात को यांकीज अटलांटा को कैप्चर करते हैं और उसे आग लगा देते हैं, उसी रात को मेलेनी अपने बेटे को जन्म देती है जिसका नाम बो होता है। रेड स्कारलेट और मेलेनी को हेल्प करता है ताकि वो यांकीज से बचकर भाग सकें, पर वो उन दोनों को अटलांटा के बाहर छोड़ देता है ताकि वो कॉन्फेडरेट आर्मी को ज्वाइन कर सके। तो जो स्कारलेट होती है वो उस कार्ट को खुद चलाती है रात और दिन करके, एंड फाइनली शी रीचेस टारा। तो जब वो वापस घर आती है उसे पता चलता है कि जो उसकी माँ है एलेन वो मर चुकी है, और जो उसके पिता हैं जेरल्ड, उनका ही हैज लॉस्ट हिज माइंड, एज इन ही इज गॉन इनसेन। और जो यांकी आर्मी है उन्होंने जो उनकी प्लांटेशन थी उसको लूट लिया है, और वहां पर कुछ भी कोई फूड, कोई कॉटन नहीं बचा, खाना तक नहीं होता उनके पास प्रॉपरली खाने को। और स्कारलेट को बहुत गुस्सा आता है एंड शी वाउज, वो कसम लेती है कि वो कभी भी दोबारा भूखी नहीं रहेगी। स्कारलेट अपने ऊपर चार्ज लेती है कि वो टारा को दोबारा से बनाएगी, दोबारा से रिबिल्ड करेगी। तो जैसे वॉर एंड होती है, खबर आती है कि एशली अब फ्री है और घर वापस आ रहा है, और काफी सारे जो सोल्जर्स हैं वो वापस आने लगते हैं उस वॉर से। ऐसा ही एक
एक पैर का बेघर सोल्जर होता है विल बेंटीन करके, जो कि रुकता है और स्कारलेट को हेल्प करता है प्लांटेशन के साथ। एक दिन विल एक बुरी खबर लेकर आता है, क्या कि जो जोनस विल्करसन था, एक पुराना एम्प्लॉय था टारा पे और अभी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसने टारा पे टैक्सेस जो हैं वो बढ़ा दिए हैं इस उम्मीद से कि जो ओहाराज हैं वो वहां से निकल जाएंगे ताकि वो उस प्लांटेशन को खरीद सके। तो जो स्कारलेट है शी इज वेरी अपसेट और वो अटलांटा जाती है ताकि वो रेड बटलर को सेड्यूस कर सके। और सेड्यूस क्यों करना चाहती है वो उसको? ताकि वो उसको वो $300 दे जो कि स्कारलेट को चाहिए टैक्सेस के लिए। अब वॉर के बाद जो रेड है वो बहुत वेल्दी हो जाता है, बहुत उसके पास पैसे आ जाते हैं। कहां से? फ्रॉम हिज ब्लॉकेड रनिंग ऑपरेशन एंड फ्रॉम फूड स्पेक्यूलेशन। लेकिन रेड जो है वो एक यांकी जेल में होता है और वो स्कारलेट की मदद नहीं कर पाता। स्कारलेट अपने बहन के बॉयफ्रेंड को, फ्रैंक कैनेडी जो होता है, उससे मिलती है। फ्रैंक जो है ही ओन्स अ जनरल स्टोर नाउ और वो एक प्लान बनाती है। अब उसको टारा को बचाना है, शी वॉन्ट्स टू सेव टारा। तो अपनी सिस्टर को बिट्रे करके वो फ्रैंक से खुद शादी कर लेती है, जो टारा की टैक्सेस हैं वो चुकाती है और अपने आप को डिवोट कर देती है कि जो फ्रैंक का बिजनेस है उसको और प्रॉफिटेबल बना सके। अब जो रेड होता है वो किसी ना किसी तरीके से ब्लैकमेल करके प्रिजन से बाहर आ जाता है और स्कारलेट को इतने पैसे देता है ताकि जो स्कारलेट है वो एक मिल खरीद सके। अब जो स्कारलेट है वो बहुत एक श्रूड बिजनेस वुमन बन जाती है। जेरल्ड जो कि स्कारलेट के पिता थे, ही डाइज और जो स्कारलेट है वो टारा वापस आती है फ्यूनरल के लिए। वहां पर वो एशली और मेलेनी को मनाती है, परसुएड करती है कि वो अटलांटा आ जाएं और उसका जो लंबर बिजनेस है उसके अंदर एक शेयर एक्सेप्ट करें। तो थोड़े ही टाइम बाद स्कारलेट फ्रैंक की बेटी एला लोरेना को जन्म देती है। अब एक दिन क्या होता है, स्कारलेट वापस आ रही होती है फैक्ट्री से अपने घर, तो वहां पर उसके ऊपर एक फ्री ब्लैक मैन और एक उसका जो व्हाइट मेल कंपेनियन होता है वो स्कारलेट के ऊपर अटैक करते हैं। उसी रात को जो कू क्लक्स क्लैन होता है वो ये अटैक का बदला लेता है, जो स्कारलेट पे ये अटैक हुआ होता है उसका बदला लेता है और जो फ्रैंक है ही एंड्स अप डेड, वो मर जाता है। रेड स्कारलेट को प्रपोज करता है और वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है। तो उनका जो हनीमून होता है न्यू ऑर्लियंस में वो काफी लंबा और काफी लग्जूरियस रहता है। उसके बाद स्कारलेट और रेड अटलांटा वापस आते हैं जहां पर स्कारलेट एक मैंशन बनाती है और जो अमीर यांकीज होते हैं उनके साथ सोशलाइज करती है। अब स्कारलेट शी बिकम्स प्रेग्नेंट एक बार फिर से रेड के चाइल्ड के साथ। दिस टाइम रेड और स्कारलेट की जो ये बेटी होती है बॉनी ब्लू बटलर, रेड इसके ऊपर अपनी जान छिड़कता होता है और वो चाहता है कि जो बॉनी है वो जो अटलांटा के प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं उनकी गुड ग्रेसेस के अंदर रहे ताकि उसकी बेटी भी अपनी माँ स्कारलेट की तरह आउटकास्ट ना बन के रह जाए। स्कारलेट और रेड की जो शादी हुई होती है वो शुरू तो बहुत अच्छे से होती है, बहुत खुश होती है, लेकिन बाद में जो रेड है वो स्कारलेट के प्रति बहुत बिटर हो जाता है, इनडिफरेंट होने लगता है उसकी तरफ। स्कारलेट की जो फीलिंग्स थी एशली के लिए वो अब उसके प्रति सिर्फ सिंपैथेटिक फील करती है एज अ फ्रेंड, पर जो एशली की जेलस सिस्टर होती है इंडिया, वो एशली और स्कारलेट एज अ फ्रेंड एम्ब्रेस कर रहे होते हैं और वो उन दोनों को देख लेती है और ये रूमर फैला देती है हर जगह कि एशली का और स्कारलेट का अफेयर चल रहा है। अब स्कारलेट इज सरप्राइज्ड कि जो मेलेनी है वो स्कारलेट की साइड लेती है और वो इन रूमर्स को मानने से इनकार कर देती है। अब एक दिन क्या होता है कि जो बॉनी है वो एक हॉर्स राइडिंग एक्सीडेंट में मारी जाती है एंड रेड ही लूजेस हिज माइंड, वो पागल हो जाता है और जो उसकी मैरिज होती है स्कारलेट के साथ दैट वर्सन्स। पागल नॉट लाइक लिटरली पागल हो जाता है, लाइक ही लूजेस हिज माइंड। तो फ्यूनरल के कुछ टाइम बाद मेलेनी का मिसकैरेज हो जाता है और वो काफी बीमार हो जाती है। स्कारलेट शी इज अपसेट तो उससे मिलने जाती है। मेलेनी स्कारलेट से ये प्रॉमिस लेती है कि वो एशली की और उनके बेटे की देखभाल करेगी। तो उस टाइम पर स्कारलेट को ये रियलाइज होता है कि वो मेलेनी से प्यार करती है और मेलेनी पे डिपेंड करती है और एशली उसके लिए सिर्फ एक फैंटेसी था। उसको ये भी रियलाइजेशन होता है कि वो एक्चुअली में ट्रूली में रेड से प्यार करती है। तो मेलेनी के मरने के बाद स्कारलेट जल्दी से रेड के पास जाती है ताकि वो इस रियलाइजेशन के बारे में, ये जो उसको रियलाइज हुआ है, इस रेवलेशन के बारे में रेड को बता सके। रेड
लेकिन कहता है कि उसका जो स्कारलेट के लिए प्यार था, ही हैज लॉस्ट दैट, और वो उसे छोड़कर चला जाता है। स्कारलेट, शी इज लेफ्ट अलोन एंड शी इज ग्रीफ स्ट्रिकन। तो वो अपना माइंड बनाती है कि वो वापस टारा जाएगी, अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करेगी, अपनी जो उसकी चाइल्डहुड नर्स और जो स्लेव थी बैमी उसके पास, और कोई तरीका ढूंढेगी ताकि वो रेड को वापस ला सके, वापस पा सके, टू विन हिम बैक। एंड दिस इज वेयर द नॉवल एंड्स। नॉवल का एंड होता है बहुत फेमस लाइंस के साथ, आफ्टर ऑल टुमारो इज अनदर डे, अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम नेट्स पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी फेमस लाइंस, एंड दीज लाइंस टेल यू अबाउट स्कारलेट's ऑप्टिमिज्म। उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी समझ में आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड कॉमेंट ऑन इट। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी थ्रू माई सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच।